नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बड़ा क्लीशे लगता है लेकिन फिर भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ लोगों का इस सीरीज़ में जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और ये हमारा डीके ब्रेन्स का डिसीजन मेकिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। आज हम लोग इसके सेकंड वीडियो में हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन की मदद से ये देखना चाहते हैं कि कैसे शुरू हुआ। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ी बुक है, बहुत मुश्किल बुक है और मुझे लगता नहीं है कि ये आम आदमी इसको समझ पाएगा। यहाँ तक कि पढ़ने के बाद भी वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये ऐसा है जैसे कि एक नया सॉफ्टवेयर जो आप अपने ब्रेन में डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये सब नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए एक ख़ास टाइप का माइंड चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं हम, वो 99% राइट लगते हैं और हम लगते हैं अंदर से, जैसे भूख लगती है। ऐसे ही आपको जब कोई चीज़ सही लग रही है अंदर से, आप उसको करना चाहोगे और इसके हिसाब से आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि क्या ये राइट है। मतलब मुझे भूख लग रहा है और मैं खुद से पूछूं क्या ये राइट है, क्या मुझे सही में भूख लग रहा है। खैर, भूख के बारे में तो आप जानते हैं, भूख लगी है तो आपको खाना है। बट डिसीजंस के बारे में आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा कि ये गलत भी हो सकता है। तो आज के पहले, मतलब पिछले जनरेशन में हमारे पापा लोग, इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था इस चीज़ को पूछने का। लेकिन अब चैट जीपीटी की मदद से हम पूछ सकते हैं कि बताओ ये जो मैं बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ उसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं। तो आज के टॉपिक का नाम रखा है ओरिजिन्स दैट लकी डे द डेली रिसर्च स्टार्टेड। इसमें डैनियल kahneman बताते हैं कि कैसे उन्होंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की रिसर्च शुरू की। kahneman कहते हैं कि इस किताब में मैंने जो भी समझा है जजमेंट्स के बारे में और डिसीजन के बारे में, पिछले 10 सालों में जो खोज हुई है, डिस्कवरीज हुई है, वो डाला है। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत हुई 1969 में। बहुत अच्छा दिन था, बहुत किस्मत वाला दिन था, जिस दिन मैंने एक अपने कलीग को, अपने दोस्त नहीं कलीग थे, जिनको बुलाया मैंने एक सेमिनार में बोलने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, हिब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम में। एमोस ट्वेर्स्की को ऐसा माना जा रहा था कि एक बहुत तेज़ी से उठता हुआ स्टार है, लोग उनको पसंद करते थे, ख़ास तौर से डिसीजन रिसर्च में, द फील्ड ऑफ डिसीजन रिसर्च। और उसने कुछ न कुछ किया भी था और मुझे लगा कि चलो देखते हैं, जब आएगा तो इंटरेस्टिंग टाइम होगा, मज़ेदार हम लोग टाइम पास करेंगे। और वहाँ पर जो लोग भी आए थे सुनने के लिए, उनको लगता था कि एमोस वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है जिससे वो मिले हैं। बाय द वे, कल मैं एक भाई साहब से मिला तो बोल रहे थे, सर लखीमपुर में बहुत कम लोग हैं जिनसे हम ऐसे बात कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे हिसाब से नहीं हूँ। अच्छा, आप पूछिए लोगों से ना, आप ऐसे ही देखने की कोशिश करिए कि लोगों का फीडबैक क्या है आपके बारे में। इसलिए मैंने कहा। उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ थी। एक तो वो ब्रिलियंट था, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर पाता था। दूसरा वॉल्यूबल था, वॉल्यूबल मतलब बहुत बोलता था, बहुत बातें करता था। और तीसरा करिस्मेटिक, लोग उसको पसंद करते थे, उसका एक करिश्मा था। और उसके अंदर में ओशो इफेक्ट था। ओशो जब अपना लेक्चर देने जाते थे कहीं पर, तो एक रजिस्टर थी, नहीं एक पैड होता था, राइटिंग पैड, उसके ऊपर वो जोक्स लिख कर लाते थे कि किस जगह पर उनको बोलना है। इसका मतलब उनको अपने दिमाग में पता है कि मैं कौन सा स्पीच दूंगा, एक्सटेम्पोर भी। तो यही क्वालिटी इसके अंदर थी, एक परफेक्ट मेमोरी फॉर जोक्स, और कैसे अपनी बात को समझाने के लिए उन जोक्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। जब भी एमोस मेरे आसपास होता था तो कभी भी डल मोमेंट नहीं होता था, हम लोग हमेशा एंजॉय करते थे। वो 32 साल के थे और मैं 35 साल का, मतलब kahneman 35 साल के थे। और उस सेमिनार में एमोस ने अपनी क्लास से पूछा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च हो रहा है जिसमें लोगों से ये जाना जा रहा है, पूछा जा रहा है, क्या आप लोग इंट्यूटिव स्टैटिस्टिशियन हैं कि नहीं है, अच्छे इंट्यूटिव स्टैटिस्टिशियन। अब ये क्या होता है, एक अंदाज़ा लगाना कि शहर में कितनी गाड़ियाँ होंगी, अंदाज़ा लगाइए। अब कोई बोलेगा 10,000, कोई बोलेगा 20,000, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव स्टैटिस्टिशियन, कि अभी कोई रिसर्च नहीं हुआ है, एक अंदाज़ा लगाना है। तो क्या लोग अच्छे से अंदाज़ा लगा पाते हैं? कह रहे हमको ये पता था कि लोग अच्छे ग्रामेरियंस हैं, मतलब अगर कोई आदमी कोई सेंटेंस बोलता है अपनी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी उसकी भाषा है, और गलत ग्रामर बोल रहा है, तो एक 4 साल का बच्चा भी उसको पकड़ पाता है। 4 साल का बच्चा भी, एक 4 साल के बच्चे का ब्रेन एआई की तरह काम करता है। अगर आप उससे बात कर रहे हो, बोल रहे हो मैं स्कूल जाता हूँ,
और आप एक आदमी हैं, वो जान जाता है कि जाता हूँ ही बोला जाएगा। उसको सिखाया नहीं गया है सब चीज़, लेकिन फिर भी जान जाता है। और अगर कोई बोलता है, कोई आदमी बोलता है मैं स्कूल जाती हूँ, तो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ है। तो एक बच्चा बहुत समझदार इंट्यूटिव ग्रामेरियन है। नई चीज़ मुझे समझ में आई भाई। तो हम ये जानना चाहते थे क्या लोगों के अंदर में इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी है क्या, कि जो गलतियाँ करते हैं उसको पकड़ पाएँ। और एमॉस ने लोगों से जब पूछा कि क्या आप सही सही इंट्यूशन को गेस कर पाते हो, मतलब गेसेस को सही सही स्टैटिस्टिक्स को गेस कर पाते हो, लोगों ने कहा हाँ, इसमें क्या गड़बड़ है। और वहाँ पर सेमिनार में हमारी खूब बहस हुई। और फिर वहाँ हम लोगों ने ये कंक्लूड किया, डिसाइड किया कि लोग अच्छे इंट्यूटिव स्टैटिस्टिशियंस नहीं हैं। इन लोगों को ये नहीं आइडिया था कि हम लोग कोई नोबेल प्राइज़ जीतने वाला चीज़ शुरू कर रहे हैं। बोलते हैं हम लोगों ने लगा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलो इसी के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, एक मज़ा आएगा रिसर्च करने में। फन टू एक्सप्लोर, जॉय ऑफ जर्नी, कर्म फल नहीं कर्म, उस प्रोसेस की जॉय आएगी। उसी दोपहर को हम लोग एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह पर, एक कैफ़े रिमॉन नाम की जगह थी जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स जेरूसलम के आया करते थे, वहाँ हमने लंच किया। और फिर हमने अपना स्टडी शुरू किया स्टैटिस्टिकल इंट्यूशन का, जो कि सोफिस्टिकेटेड रिसर्च था, मतलब बड़ा हाई फाई था। सबसे समझदारी वाली चीज़ इन दोनों ने ये की उस सेमिनार में कि वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि भाई हमको इंट्यूशन नहीं आता जब स्टैटिस्टिक्स की बात आती है। देखिए जब भी कोई रिसर्च होता है ना, तो उसमें या तो लार्ज साइज सैंपल होता है या तो छोटा साइज़। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जब हम लोग एमडी करते हैं तब भी आपको एक थीसिस लिखनी होती है, हमने भी लिखा था। और अगर आप पीएचडी करते हैं तब भी एक थीसिस लिखते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी एमडी थी पैंक्रियाटिक कैंसर के ऊपर। अच्छा। और मुझे उसमें लेट्स से एक साल में 100 पेशेंट्स को देख करके अपना रिसर्च का रिजल्ट देना है, कोई ख़ास चीज़ मैंने थियरी बनाया है। तो 100 पेशेंट बहुत छोटा सैंपल साइज है, वहीं पर डेटा नहीं मिलेगा, ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा। वहीं पर 10,000 पेशेंट्स बड़ा साइज़ है। लेकिन आमतौर पे लोग क्या करते थे, 100 को ही एक्स्ट्रापोलेट कर देते थे। अगर 10 में ये रिजल्ट आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दो, 10,000 हो जाएगा। और वो चीज़ गलत है। बोलते हैं ये हम लोग किया करते थे, एक तरह से वो गलत था। इसलिए जो हमारा सब्जेक्टिव जजमेंट जो हम फील कर रहे थे वो सब गलत था, बायस था। कहते हैं अगर मैं मानता हूँ शराब पीना अच्छा होता है और मैं रिसर्च करना शुरू करूँगा तो मुझे वही रिजल्ट आएगा, कन्फर्मेशन बायस। तो ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एडिकेट एविडेंस नहीं है, आपने लिया ही नहीं, सैंपल साइज कम लिया, तो जो आप सोच के चल रहे हो, जो आपका बिलीफ है, अपने बिलीफ के हिसाब से डाटा अगर कम भी लिया, एविडेंस कम भी लिया, तो भी हम लोग कर लेते थे। देखना हम ये चाहते थे कि हमारे जैसे क्या दूसरे रिसर्चर्स भी हैं जिनको ये बीमारी और ये कमज़ोरी है। तो हमने थोड़ा सा समझदारी की, चालाकी की, हमने सर्वेज बनाया इसमें कि रियलिस्टिक सिनेरियोज दिए स्टैटिस्टिकल इश्यूज़ के, कि इस रोड पर एक महीने में कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, ये रियलिस्टिक सिनेरियो है, लेकिन सर्वे किया नहीं गया है। और फिर एमॉस ने एक ग्रुप ऑफ बहुत एक्सपर्ट लोगों से उसका एक रिसर्च लिया, उनका सर्वे का रिजल्ट लिया। और एक मीटिंग थी जहाँ पर इसको लिया गया, सोसाइटी ऑफ मैथमेटिकल साइकोलॉजी की मैथमेटिक्स की सोसाइटी थी वो, उन लोगों से। और उसमें तो एक आदमी आया था जिसने 2 किताबें लिखी थी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। वहाँ पर भी यही हुआ। ज़्यादातर लोगों ने कहा, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सब ने कहा कि अगर छोटा सैम्पल साइज़ भी है और वही चीज़ बड़े सैम्पल साइज़ के हिसाब से आप रिजल्ट देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये लोगों को लगा कि होता होगा। फिर उनसे पूछा कि बताओ आप कोई, हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, जो एक्चुअली थे नहीं, फिक्टिशियस थे। तो बहुत ही बेकार एडवाइस दी उन्होंने। फिक्टिशियस मतलब जो है ही नहीं। हाँ, फिक्टिशियस मतलब फिक्शन। अच्छा। हमने ऐसे फर्जी बोल दिया कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका आपका एडवाइस लेकर के उनको बताना है, इसलिए सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलो छोटे सैंपल साइज में लेकर के उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दे बस। ये सब एक्सपर्ट्स हैं भाई, मैथमेटिकल साइकोलॉजी के सोसाइटी के एक्सपर्ट्स हैं, और उसमें से एक आदमी ने 2 किताबें लिखी है स्टैटिस्टिक्स पर। यहाँ तक कि एक स्टैटिस्टिशियन भी एक सही अच्छा इंट्यूटिव स्टैटिस्टिशियन नहीं होता। बेसिकली हमारा ब्रेन इंट्यूशन करने के लिए नहीं बना। और जबकि ये लोग इसी चीज़ के लिए ही एक्सपर्ट अपने आप को बताते हैं कि हम ये इंट्यूशन के स्पेशलिस्ट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। लेकिन क्या होता है जब आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे मैंने एक बार अल्ट्रासाउंड किया था, मैंने अल्ट्रासाउंड करने के बाद रिपोर्ट दे दी, कोर्स लिवर,
कोर्स मतलब थोड़ा खुरदुरा दिखाई दे रहा लिवर। फिर वो जब पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसने कहा ऑपरेट किया, उसने उसका नॉर्मल चीज़ है, ऑपरेशन किया तो अंदर कैंसर निकला। आपको दिखा नहीं था? मैंने कम से कम 100 पेशेंट देखे होंगे कोर्स लिवर के, कोई कैंसर के नहीं थे, लेकिन वो कैंसर निकला। लेकिन वो पहली बार ऐसा पेशेंट देखा गया जिसमें बहुत छोटे छोटे कैंसर थे। तो मेरा बायस था, हालांकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे लगा इस टाइप की चीज़ें होती होंगी यही। तो ये लोग स्टैटिस्टिशियन तो हैं, लेकिन इंट्यूटिव स्टैटिस्टिशियन नहीं है। इसीलिए आज चैट जीपीटी जैसी चीज़ें ज़्यादा समझदार होंगी, क्योंकि वो इंट्यूशन पर काम नहीं करती, वो हमेशा डाटा पर काम करती है। और हम लोग फीलिंग्स पे काम करते हैं, इमोशंस पे काम करते हैं। अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिसको आप एंजॉय करते हो। इस चीज़ को, इस रिसर्च को लिखते समय एमॉस और मैंने, मतलब डैनियल kahneman ने ये डिस्कवर किया कि ये लोग एंजॉय करते थे साथ में काम करना। एमॉस हमेशा मजाक किया करता था और उसके साथ साथ मैं भी मजाक करना शुरू कर देता था। तो हम लोग घंटों घंटों काम किया करते थे, मज़ा आता था उसमें। देखिए कल जो हमने पढ़ा था उसमें अघोर सीरीज़ में कृष्ण जो कह रहे हैं फल की चिंता नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। हम जब साथ में काम किया करते थे और मज़ा आता था साथ में काम करने के लिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए। मैंने आपसे बताया था बिजनेस करना है तो क्या सीखना होगा? पेशेंस। आप अगर बोर्ड नहीं होते साथ में काम करके तो आप परफेक्शन स्ट्राइव कर सकते हैं। दो लोग काम कर रहे हैं, आपने मेरे काम को क्रिटिसाइज़ किया, खराब बोला, हम लोग चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, हम ऐसे ही करेंगे। जैसे आपने बोला भी, आपने शुरू में मुझे बोला कि बड़े पापा अपने वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर मैंने उसको टाल दिया, मैंने कहा मैं तो ऐसे बना पाऊंगा। तो ये इम्पेशेंस है। क्योंकि मेरे अंदर भी है ये, मैंने देखा है। अभी मुझे स्किन केयर का बनाना है, बिजनेस तो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो कह रहे हैं अगर आप बोर नहीं होते, साथ में 2 लोग 3 लोग साथ में काम करते हैं और बोर नहीं होते हैं, तो आप परफेक्शन कर सकते हैं, ला सकते हैं। हम दोनों दोस्त क्रिटिकल थे, एक दूसरे की चीज़ों को ऐसे ही नहीं मान लेते थे, गलतियाँ निकालते थे और बहस करते थे, बल्कि वो तो मुझसे ज़्यादा था। लेकिन पूरे टाइम हम दोनों ने किसी एक दूसरे को, गलती को जब किसी ने कुछ पॉइंट आउट किया तो उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया। अगर आपने मेरी गलती बताई तो उसको मैं नोट डाउन करूँगा, उसके ऊपर और सोचूंगा। और जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता था वो ये कि डैनियल kahneman बोलते हैं, मेरे पास, मैं बहुत स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता था। मेरे जो आइडियाज़ आते थे वो सब इंट्यूटिव आइडियाज़ होते थे, ऐसी गट फीलिंग से, और उसको बहुत ध्यान से सुनता था। अगर मैं वेग आइडियाज़ भी बोल रहा हूँ तो उसमें क्या है, उसका पॉइंट क्या है, वो ध्यान से सुनता था। एमॉस ट्वेर्स्की। एमॉस मुझसे ज़्यादा लॉजिकल थिंकर था, लॉजिक पे सोचता था, वो थियरीज बनाता था और साथ ही साथ क्या करता था, अनफेलिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन था। वो डायरेक्शन उसको पता था कि वो किस तरफ सोच रहा है। लेकिन मैं ज़्यादातर इंट्यूशन से काम करता था और मेरी जब ज़्यादातर चीज़ें निकलती थी साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन से। मुझे ऐसा लगता है यार, जैसे कल जब बड़ी मम्मी के साथ मैं जा रहा था, मैंने उनको बोला था मुझे लगता है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंस ऑफ परसेप्शन है। जैसे हमने कल आज कहा कि वो आदमी की शक्ल से काइयाँ लगता है, तो ये सेंस ऑफ परसेप्शन है। तो ये हमारे kahneman करते थे। तो मेरे सेंस ऑफ परसेप्शन में से बहुत से आइडियाज़ हम बोरो करते थे। लेकिन हम दोनों एक चीज़ में बहुत सिमिलर थे, एक दूसरे को समझते थे। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे कि वो एमॉस मुझे वो पॉइंट दिखा पाता था जो मैं कभी सोच ही नहीं पाता था, और वाइस वर्सा मैं भी उसको नई नई चीज़ें बताता था। तो एक लेवल पे, समझ के लेवल पे तो हम दोनों एक जैसे थे, लेकिन एक दूसरे को अपनी बातें जो बताते थे वो अलग था। इसका मतलब ये अलग एआई है, वो अलग एआई है, एक म्यूज़िक का एआई है और एक मैथ्स का एआई है, ऐसा कुछ। और दोनों एक दूसरे को सरप्राइज भी कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ भी रहे हैं। और हमारा एक रूटीन था जिसमें कि हम, मतलब डॉक्टर डैनियल kahneman और एमॉस दिन भर अब एक दूसरे के साथ रहते थे। हम लोग लंबी लंबी घंटों घंटों की वॉक्स किया करते थे। अगले 14 साल के लिए हमने जो साथ में काम किया वही हमारी लाइफ का फोकस था। और वो 14 साल में जो हम दोनों ने काम किया वो हम दोनों की लाइफ का सबसे अच्छा काम था। ये दोनों पॉलीमैथ थे, तभी इन्होंने दुनिया में नोबेल प्राइज़ विनिंग एकदम न्यू आइडिया लेकर आए। हमने एक नया प्रैक्टिस अडॉप्ट किया, मुझे लगता है हमको भी प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए वाली। हम लोग बातें किया करते थे, जो हम रिसर्च करते थे वो बेसिकली कन्वर्सेशन था, बातचीत बातचीत बातचीत। हम उसमें नए नए क्वेश्चंस निकालते थे और उसका आंसर हमको क्या लगता है पहले वो निकालते थे। हमारा हर एक क्वेश्चन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की तरह था और उसके हम लोग रोज़ बहुत से एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब ढेर सारे सवाल पूछ पूछ के लाते थे और हम कोई खास आंसर नहीं खोज रहे थे। लोग स्टैटिस्टिक्स में इंट्यूटिव हैं कि नहीं इसका आंसर नहीं खोज रहे थे। हमारा एम ये था
कि हम अपने अंदर में जो इंट्यूटिव आंसर्स आ रहे हैं उनको पहचानें और उसको एनालाइज करें। द फर्स्ट वन दैट केम टू माइंड, आपने एक सवाल पूछा कि जैसे ये आदमी कैसा है। आज मैंने किसी को नए बंदे को एम्प्लॉय किया और उसकी शक्ल देख करके हमें क्या लगता है कैसा आदमी है, ईमानदार है कि चोर है। अब यह है इंट्यूटिव क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन। अब इसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन उसको आपने कुछ काम दिया, आपने ऐसे ही उसको बोला यार ये लो 100 रुपये लेके जाओ, कुछ चाय वाय लेकर आओ, और बगल में एक और आदमी को दिया। पापा लोग ऐसी खूब कहानियाँ बताते थे कि एक बाप ने 3 बच्चों को पैसा दिया और बोला कि जाओ घर को भर दो, 100 रुपये दिए। एक ने जो सबसे बड़े वाले बेटे ने रुई से घर को भर दिया, जो सबसे ज़्यादा भर देगा मतलब घर को वो राजा बनेगा, ऐसे ही। दूसरे ने कचरे से भर दिया और तीसरे ने जिसको राजा बनाया लाइट से, हाँ लाइट जला दिया, रोशनी से, दिए से पूरे घर को भर दिया। तो ये हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था यार, ये तो बड़ा यूनिक सोचा। तो ऐसे ही इंट्यूटिव क्वेश्चंस पूछते थे और उसका आंसर किया करते थे, जो भी पहला आंसर हमारे दिमाग में आया वो। और बहुत बार तो हमको पता है कि गलत आंसर है, फिर भी मन में आ रहा है हमारे कितना मस्त है यार। आपको पता है कि आंसर गलत है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है यही सही आंसर है, आप बोलेंगे। मन में क्यों आ रहा है? जब गलत आंसर तो नहीं आना चाहिए ना, फिर भी मन में आता है। इंट्यूटिव आंसर आ रहे हैं। जैसे ये ऐसे ही है क्या, मुझे पता है कि सुमित बॉडी इल्यूजन कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैं जा करके ये कर रहा हूँ, एक कॉलेज को खोजूं और वहाँ पर, हाँ। अब जैसे बड़ी मम्मी को तो सुमित बॉडी इल्यूजन पता है, लेकिन फिर भी वो रहता है कि बच्चे को अच्छे कॉलेज से कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी वजह से उसका करियर बनेगा। सुमित बॉडी इल्यूजन पता होने के बाद भी। प्लस हम लोग को ये भी लगा कि जो भी हमारे इंट्यूशंस हैं वो बहुत से लोगों के इंट्यूशंस होंगे, तो इस चीज़ को हम लोग दिखा भी पाएंगे, दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। और इसका हमारे जजमेंट पे क्या असर पड़ता है। एक आदमी अमीर बनना चाहता है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो अमीर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसके इंट्यूटिव आंसर्स क्वेश्चंस के गलत होते हैं। और जैसे मैंने किसी को देखा, ठेले पर दुकान लगा रखा है, डोसा बेच रहा है या तहरी बेच रहा है। उसको देखने लगा यार ये कितने बेचता होगा दिन भर में, 10 रुपये के कम से कम 100 बेच रहा होगा, 300 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब तो खूब कमा रहा है, मुझे भी खोलना चाहिए। ये एक इंट्यूटिव फीलिंग है और इस पर 90% लोग जजमेंट लेकर के एक्शन ले लेते हैं। कोई रिसर्च नहीं, कोई प्रूफ चेकिंग नहीं करते। जब पता चला कि उसके आधे पैसे उसके एक्सपेंसेस में ही चले जाते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले मार्केट रिसर्च करवाती है, बेवकूफ़ नहीं है। तो ये था हमारा, एक्चुअली ये लंबा चैप्टर है, इसको हम 2 बार में और कवर करेंगे, 1 और 2, तब पहुँचेंगे वेयर वी आर नाउ। अभी तो ओरिजिन है कि कैसे एमॉस ट्वेर्स्की और डैनियल kahneman ने मिल करके इस चीज़ को, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी काम को लंबे समय तक तभी कर पाओगे जब आपकी टीम के साथ आपको बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए आपके ऊपर जो टीम है वो, उसके साथ में स्टार्ट हैविंग जेन्युइन जॉय ऑफ डूइंग वर्क टुगेदर। अगर साथ में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दोगे, उस काम को ही छोड़ दोगे। 14 साल तक इन दोनों ने काम किया। नंबर 2, खूब आर्ग्यूमेंटेटिव हो, क्रिटिकल हो, लेकिन रिस्पेक्ट करो। अगर किसी के काम में कुछ खराब दिखाई दे रहा है तो उसको बोलो, और उसको भी बोलो यार तुम भी मेरे कमियां बताओ, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तीसरा, इसी का पार्ट जो मैंने लास्ट में कहा, रिस्पेक्ट बहुत रखो, क्योंकि जितना आप रिस्पेक्ट दोगे उतना ही उसको अच्छा लगेगा आपके साथ बात करने का। लास्ट पॉइंट ये है आज का कि किसी का हल्का सा भी ओपिनियन हो, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, बहुत सीरियस लो। ये कह रहे हैं मेरे इंट्यूटिव आंसर्स होते थे, बट वो रिस्पेक्टफुली उसको सुनता था। ये खाली रिस्पेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि एक पता है, आज अगर मैं बोलता हूँ किसी एक्सरे को देख करके इसमें टीबी है और 2 लोग बोलते हैं, तो उस जजमेंट की ज़्यादा वैल्यू है 1 से, और 3 लोगों में से अगर 2 लोग बोल रहे हैं 1 नहीं बोल रहा है, तो पॉसिबल ये है कि वो एक्सरे टीबी वाला होगा। लेकिन 10 में से अगर 7 बोल रहे हैं और हमने क्या कहा, 3 में से 2 बोल रहे हैं कि टीबी है, अब 10 में से 3 बोल रहे हैं टीबी है और 7 बोल रहे हैं टीबी नहीं है, तो चांसेस ये है कि वो टीबी नहीं है, बशर्ते ये सारे स्पेशलिस्ट हों। तो ये ओपिनियंस का बहुत बड़ा रोल है, मेजॉरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, बशर्ते आप जाने कि आप किससे ओपिनियंस ले रहे हैं।
बट मुझे लगता है घर में अगर रिलेशनशिप को अच्छा रखना है तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी ओपिनियन लेना चाहिए। तो इस तरह से इनका काम शुरू हुआ था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का, जो मेरे हिसाब से पिछले 100 सालों में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है डिसीजन मेकिंग के बारे में। जब से मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया है मेरे लॉस बहुत कम हो गए हैं और ऑटोमेटिकली फिर प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ तक। बस दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आप पर्सनली किसी डिसीजन के साथ में जूझ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखने के लिए dkbrains.com पे आप आ सकते हैं। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए और अपनी कुछ किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आप सोच रहे हैं और आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो ये नंबर है, उस पर आप मालूम कर सकते हैं कैसे करेंगे। ठीक है।